We certainly see it today in market prices and in everything that's happening. There are three, sometimes maybe we can stretch that to five, big things that are happening, and they are reflected in market prices, and the dynamics behind them and their change will be reflected in changes in market prices. दोस्तों, हम एक ऐसे समय में प्रवेश करने वाले हैं जिसे हम ग्लोबल करेंसी रीसेट कह सकते हैं। आजकल इकोनॉमिक कोलैप्स का मुद्दा हमारे आर्थिक विशेषज्ञों के बीच में काफ़ी गर्म हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि कुछ एक का मानना है कि ये इकोनॉमिक कोलैप्स जो कि होना ही है, ग्लोबल करेंसी रीसेट को भी ट्रिगर कर सकता है। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल करेंसी रीसेट? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अमेरिकी डॉलर अंततः वर्ल्ड करेंसी के रूप में अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना मान सम्मान खो देगा। इसके बजाय सोना या किसी अन्य करेंसी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी या किसी उपयोगी धातु यानी मेटल को नए मानक के रूप में किया जाएगा, जिसे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आज के डेट में ग्लोबल करेंसी रीसेट का दर्जा दे रहे हैं। 1944 में जब बहुत सारे कंट्रीज न्यू ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाने के लिए साथ जुटकर आए, तब उसे ब्रेटन वुड अग्रीमेंट कहा गया। सबने मिलकर फैसला किया कि गोल्ड स्टैंडर्ड सभी देशों से हटाकर यूएस डॉलर को ही एज ए ग्लोबल करेंसी यूज किया जाए। यूएस को बहुत फायदा हुआ, अमेरिका को बहुत फायदा हुआ इससे, और डॉलर ने विश्व की सभी सेंट्रल बैंक में एक तरह से कहिए कि फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर अपनी जगह बना ली। क्योंकि विश्व में आप कहीं भी जाइए, हर जगह आपको खरीदने के लिए डॉलर को ही यूज करना पड़ेगा। कुछ भी आप खरीदो, किसी भी देश से खरीदो, तो आपको डॉलर को ही यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उस देश की करेंसी में वहां के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीद नहीं सकते, या एक किसी भी तरह का एक बायलैटरल अग्रीमेंट बनाकर एक दूसरे की करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। बल्कि व्यवस्था ऐसी बन गई है कि यदि आप चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसके वजह से अमेरिका जैसी पावरफुल शक्तियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और कई तरह के फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी झेलने पड़ेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज जो राष्ट्र हैं वो मजबूर हैं, ना चाहते हुए भी उनको डॉलर को मंजूरी देनी पड़ती है। इन्हीं सब के बीच डॉलर वर्सेस अदर करेंसी का जो फिक्स्ड रेट सिस्टम जो था एक जमाने में, उसे भी हटा दिया गया। मतलब अब जो करेंसी एक्सचेंज रेट था वह डिमांड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहती थी, जिसे अगेन विश्व के कुछ बहुत ही अमीर उद्योगपति अपने फायदे के हिसाब से प्रभाव डालते रहते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1944 के बाद की। इसी उठापटक के बीच में 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इन्हीं अमीरों के दबाव में आकर यूएस डॉलर की बैकिंग गोल्ड से हटा दी। आप यूं समझ लीजिए कि अब यूएस डॉलर केवल एक नोट जो उसे देश की सरकार के ऊपर के ट्रस्ट पर चलाने वाली कागजी करेंसी बन गई थी, जिसका यदि वहां की सरकार डूब जाती है या उस पर किसी का कब्जा हो जाता है या वहां गृह युद्ध छिड़ जाता है या कोई भी अनहोनी हो जाती है, तो आपके देश का जो फॉरेक्स रिजर्व में रखा हुआ खरबों डॉलर का मूल्य जो है वो एक मुट्ठी भर मिट्टी के बराबर भी नहीं होगा। इसे उस समय के आर्थिक विशेषज्ञों ने निक्सन शॉक का नाम दिया था। 1971 में जो रिचर्ड निक्सन ने जो ये डॉलर का जो बैकिंग है सोने से जो हटा दिया था, उस नई व्यवस्था को उस समय के आर्थिक विशेषज्ञों ने निक्सन शॉक का नाम दिया था, जिसका प्रभाव न केवल पूरे विश्व पर पड़ा, बल्कि कुछ का मानना है कि पूरे विश्व का जो असल अर्थव्यवस्था है उसी दिन से अपने मृत्यु सैया की तरफ आगमन कर चुकी थी। सिंस देन the dollar and all other currencies in the world existed without any support from a hard asset like gold. और जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो रिसेशन आपने देखा, या यूं कहा जाए कि 2008 का जो घटना थी, तब से एक्सपर्ट लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि आज की जो फाइनेंशियल सिस्टम है अब अपने मृत्यु सैया पर आखिरी सांसें गिन रहा है। जब से फेडरल रिजर्व 1913 में बनी है, तब से डॉलर अपना 95% वैल्यू खो चुका है। इट्स वर्थ इरोडेड बाय इन्फ्लेशन।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा देश अमेरिका करंटली 22 ट्रिलियन डॉलर के डेट पर बैठा हुआ है। आपको पता है कि आपके इंडिया का कितना जीडीपी है? केवल 3 ट्रिलियन डॉलर। और सोचिए अमेरिका जो है 22 ट्रिलियन डॉलर के डेट पर बैठा हुआ है और दिन बढ़ते दिन बढ़ता ही जा रहा है ये। मतलब अमेरिका जैसे शक्तिशाली कंट्री को भी डेट लेने के लिए मजबूर किसने किया होगा और क्यों किया होगा? 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम की जो रेटिंग एजेंसी है उसने तो यूएस सॉवरेन डेट बॉन्ड को ट्रिपल ए रेटिंग से घटाकर केवल ए रेटिंग में रख दिया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी। 2008-2009 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस और स्टॉक मार्केट क्रैश एक दूसरा बड़ा सिग्नल था सभी देशों के लिए कि उन्हें डॉलर का साथ छोड़ अब दूसरे करेंसीज को भी महत्व देना चाहिए। पर सभी देशों ने जैसे कसम खाकर रखी हो कि अमेरिका के साथ ही डूबना है, या यूं कहा जाए कि अमेरिका कह रहा हो आपसे कि भाई हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई अपने देश का जो 60% एसेट है वो भी अमेरिकी डॉलर के रिजर्व में फंसा हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये करीबन 42 लाख करोड़ रुपए का ये रिजर्व है। अब इसमें वहां के लोगों का कोई दोष नहीं है, जो अमेरिका के लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है। ये सब किया धरा बहुत ही अमीर घरानों के कुछ ऐसे लोग होते हैं या हैं जो सरकार के सभी मशीनरीज को अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और आज से नहीं कई सालों से। उनका क्या है, उनके बैंक अकाउंट्स देखोगे तो आपको अमेरिकी डॉलर कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा क्या? तो आपको दिखेगा एसेट्स, जैसे कि बिल गेट्स या जेफ बेजोस के पास इतनी जमीनें हैं कि वो चाहे तो दिल्ली मुंबई जैसे शहर आराम से बसा ले। और ये लोग खरीदते भी यही है, एसेट्स ही खरीदते हैं। और ये लोग और ज्यादा जमीनें खरीदते ही जा रहे। ये लोग सरकारी कंपनीज को खरीदते हैं, टेक खरीदते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरीज खरीदते हैं। उनकी अर्निंग अरबों डॉलर में होते हुए भी एक भी रुपए उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनके सारे पैसे इनके ही बनाए हुए एनजीओज या संस्थानों को दान में दे दिया जाता है, जैसे चलाते भी ये खुद ही है। अब आपको भी पता है और हमको भी पता है कि भाई यदि आपका पैसा दान में दिया जा रहा है संस्थानों में तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता है। सरकारें बोल ही चुकी है आपको कि भाई दान दिया करो, पार्टी फंड्स दिया करो, उन पैसों पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। The American people actually showed a lot of resistance against central banks for a long time. Before the Fed was established, 3 सेंट्रल बैंक्स को शट डाउन करवाया अमेरिकन्स ने। पर अब लोगों में वो लड़ने वाली बात नहीं रह गई। सभी को सहूलियत की आदत लग चुकी है, कन्वेनियंस, उसके लिए कोई इनसे इनका घर बार भी छीन ले तो भी चलेगा, पर सहूलियत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 2019 में ग्लोबल डेट, जो पूरी विश्व का जो उधार है, डेट है, वो 250 ट्रिलियन मार्क को हिट कर गया था और आज का दिन देखें तो ये करीबन 285 ट्रिलियन डॉलर के डेट को हिट कर चुका है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स बोलकर सभी देश उधार पर उधार लेते चले जाते हैं और खूब मन से खर्चा करते हैं। आप ही देखो ना, इस पैंडेमिक के समय में कितना उधार लिया गया वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से। हमारा देश का ही देखो 1,20,000 करोड़ रुपए छाप चुके हैं। 1,20,000 करोड़ रुपए केवल 2021 और 22 के बीच में छाप लिया है, आउट ऑफ थिन एयर छाप लिया है। ये एक तरह का उधार है। अब आप ही सोचिए कि जब 2 साल से लॉकडाउन के पीरियड में जहां कोई काम नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सर्विस इंटरप्ट हो गई है सभी जगह, तो लोग घरों में बंद कर रह गए हैं, पर सरकार के खर्चे हैं जो कम ही नहीं होते और स्टॉक मार्केट क्या है, उल्टे नई ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। कैसे? कभी आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया? अब तो नया एजेंडा और नए वार्निंग के साथ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानें भी एक के बाद एक रिसेशन की वार्निंग देते हुए चले जा रहे हैं। मतलब रिसेशन आने वाला है और ये ऐसा वैसा रिसेशन नहीं होगा, बहुत बड़ा रिसेशन होगा। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि ग्लोबल करेंसी रीसेट हुआ तो गोल्ड कुड सर्व एज अ ट्रस्ट एंकर फॉर अ रिन्यूड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। एक रीसेंट आर्टिकल में
वो एक नीदरलैंड की बैंक है, नीदरलैंडिस्ट बैंक, बोल्डली क्लेम करती है यदि सब कुछ गलत भी हो जाए और सभी के प्राइसेस भी गिर जाएं, सारे स्टॉक प्राइसेस गिर जाएं, लेकिन एक गोल्ड बार ही है जो हमेशा अपना वैल्यू होल्ड करके रख सकता है। मुझे नहीं पता कि कब ग्लोबल करेंसी रीसेट होगा या क्या इसका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हम सभी ऐसे उधार के इस कुचक्र में फंस चुके हैं, या यूं कहा जाए कि ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं कि जो कब फटेगा, कब ये ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर देगा, वह या तो इन अमीरों को पता है या भगवान को। एक और बात पक्का है कि गोल्ड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांजिशन टू अ न्यू वर्ल्ड करेंसी। दिन आ रहा है, द डे इज अप्रोचिंग, वो दिन भी आ रहा है जब इकोनॉमिक कोलैप्स और स्टॉक मार्केट क्रैश करोड़ों लोगों को तबाह करेंगे, और तब इन एलिट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? मिडिल क्लास और गरीबों को। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो से ये जाना, ये समझा कि कैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह बोल्डली क्लेम कर रही है कि भाई रिसेशन तो आएगा ही, आके ही रहेगा, और ये रिसेशन ऐसा वैसा रिसेशन नहीं होगा, ये पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स करके मानेगा, और गोल्ड ही जो है वो आपको बचा कर रख सकता है। और हम लोग उसी दिशा में प्रवेश कर रहे हैं जहां नए ग्लोबल करेंसी रीसेट को जन्म दिया जाएगा। आप देख रहे हो कि कैसे हम लोग डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे जब सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी तो कोई ना कोई एक ग्लोबल करेंसी तो होना चाहिए, है ना। US डॉलर तो नहीं होगा क्योंकि US डॉलर भी अपना वैल्यू खो चुका है। तो क्या वो ग्लोबल करेंसी जो एक वन सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो एक करेंसी होगा, वो क्या होगा? क्या वो क्रिप्टो होगा या फिर वो सोना होगा? और सोना तो किसी के पास बचा नहीं है। हमारे देश का जितना सोना था वो तो ब्रिटिशर्स ले गए, है ना। तो तैयार हो जाइए उस ग्लोबल करेंसी रीसेट के लिए, तैयार हो जाइए उस ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उनको बताइए इस आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, ताकि वो अपना प्रिपरेशन कर सकें, प्रिपेयर्ड रह सकें। चेकआउट में अदर वीडियोस। आई एम स्टार्टिंग स्लोली, बट बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर्ड रह सको। ऑल यू हैव टू डू इज फॉलो द फाइनेंशियल फ्रॉड टॉक्स चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।